graph of electric potential and electric field strength against distance। अब सपोज करते हैं बेटा ये भी हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड दिस अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, इसका चार्ज ज्यादा, ओके। अब हमारे पास इस पे भी जो प्लस Q1 चार्ज है और जिस पे भी प्लस Q2 चार्ज है, और मैं सपोज कर रहा हूँ कि प्लस Q1 की वैल्यू बेटे ग्रेटर है प्लस Q2 से। अब ग्राफ हमारे पास क्या बनता है इनका। अब मैंने लास्ट टाइम बेटे जो पढ़ाया था मैंने, Q की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो चार्ज भी पॉजिटिव है, Q की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो चार्ज भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। वही चीज है। अब यहाँ पे Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो चार्ज भी पोटेंशियल भी की वैल्यू की भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए पॉजिटिव साइड पे मैंने बनाया। यहाँ पे पोटेंशियल हो गया और यहाँ पे R की वैल्यू होगी मीटर, ठीक है। अब बेटे हमने ये पढ़ा था इनसाइड, और मैंने सपोज किया Q1 की वैल्यू ग्रेटर था Q2 से। फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ पोटेंशियल के, फिर रिमेंबर बेटे फॉर्मूला ये था V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये पढ़ा ना, Q की वैल्यू पॉजिटिव है, पोटेंशियल पॉजिटिव, Q नेगेटिव, पोटेंशियल। अच्छा, और ये भी बड़ा, पोटेंशियल इज ऑलवेज ड्यू टू अदर चार्जेस एट द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनसाइड द चार्ज ऑब्जेक्ट पोटेंशियल हैज मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि Q की 1 की वैल्यू बेटे ज्यादा थी Q2 से, तो इसका मतलब Q1 का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। इसका मतलब Q1 इसका पोटेंशियल भी इनसाइड द सरफेस ज्यादा होगा। Q2 का कम है तो Q2 का कम है, तो मैं कम यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ, ये कम शो भी हो रहा है, ओ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है बेटे कि यहाँ से एज वी आर मूविंग अवे, यहाँ से दूर जाना शुरू कर, यहाँ से हम दूर जाना शुरू हो गए हैं, तो आर की वैल्यू अब क्या होना शुरू होगी, इंक्रीज करना शुरू होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस वन। आर की वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी बाय फॉलोइंग इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। और मूव करते करते हम इस तरह डिक्रीज करते जा रहे हैं। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब इसके किसके पोटेंशियल में आ जाएंगे, तो हम इसकी फील्ड के अंदर आ जाएंगे। अगर इसकी फील्ड के अंदर आ जाएंगे तो पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के अंदर आ गए। अगर इसके अंदर पोटेंशियल में आ गए तो वैल्यू फिर क्या होगी, इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी यहाँ से इधर। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल पहले डिक्रीज करेगा, फिर वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब दूसरे इस, ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये वो वाला पॉइंट आ रहा है जहाँ पे पोटेंशियल बिल्कुल मिनिमम है। मिनिमम होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम होने के बाद यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। थोड़ा सा बना लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ एक एक पॉइंट को। यहाँ पे बेटे डिक्रीज करना शुरू हो गया यहाँ तक, शुक्र, ठीक है। उसके बाद बेटे हमारे पास फिर ये दूसरे की फील्ड में आने शुरू, इंक्रीज करना शुरू हो गया। अच्छा, अब ये रीजन देखो, मैंने ज्यादा दूर तक बेटे इसकी वैल्यू हुई है, यहाँ पे जाके ये, यानी इसका पोटेंशियल जो है Q की वैल्यू ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल भी इतने ज्यादा एरिया तक है, इसका पोटेंशियल इतने से एरिया तक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तो हमारे पास एक चीज जो है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिनिमम आ रही है, ठीक है। अगर पोटेंशियल की वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया बेटे यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो स्पीड भी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर एक यहाँ से बिल्कुल सेम था, अब यहाँ से दूर जाना शुरू हो गए हैं इसके अंदर, तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी शुरू होगी, होती 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 यहाँ पे जाके क्या होगी, मैक्सिमम। उसके बाद किसकी फील्ड के अंदर आ गया, इसकी फील्ड के अंदर आ गया। फिर हमारे पास क्या, पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू होगी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू होगी, ठीक है। तो इसका ये ग्राफ बनता है। अब इसी को अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, ये तो मैंने ग्राफ बनाया। अब मैंने क्या एक्सपोज किया था, ये भी पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव से भी करते हैं बेटे। अब इसी का ग्राफ अगर मैं दूं कि अगर हमारे पास, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का बनाना मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसी से बना ना। अब हमारे पास जो चीज बनती है बेटे, वो पोटेंशियल, जब इस ग्राफ को नीचे लेके आना पड़ेगा,
सॉरी, क्योंकि अब पोटेंशियल फर्क क्या, पोटेंशियल स्केलर था बेटे, पोटेंशियल एनर्जी क्या वेक्टर है, उसकी वेक्टोरियल नोटेशन भी हमने कंसीडर करनी है। फिर अब हमारे पास इसको अगर देखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आगे विच इज मेजर्ड इन न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अच्छा, अब बेटे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो ये होता है कि E जो है दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, ये तो इनवर्स ग्राफ है, वो और नीचे से होकर इस तरह आएगी, ठीक है। और हमारे पास बेटे लाजमी है कि दोनों के दरमियान एक ऐसा रीजन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी फील्ड लाइन अगर बनाए तो हमारे पास क्या इस डायरेक्शन में बनती है, इसकी रिपल्सिव फील्ड बन रही है ना, तो एक रीजन ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू 0 होगी। 0 होने का मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी आ रही है नेगेटिव चार्ज की, ठीक है। जितनी पॉजिटिव है और हमारे पास वो किसके करीब होगी, वो इस Q2 के करीब होगी। यहाँ पे ऊपर होगी, यहाँ पे होगी वो, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटे इस चार्ज की आ रही है EQ2 की, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है EQ1 चार्ज की इस जगह पे, कि बिकॉज बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू दिस वेक्टोरियल नोटेशन। वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो हमारे पास एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हमारे पास हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द चार्ज, कोई चार्ज होता ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है इनसाइड द सरफेस, चार्ज तो नहीं है, चार्ज ही तो इनसाइड द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी क्या होगी, 0, ये 0 होगी। सरफेस पे क्या होती है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पे आ गए हम लोग यहाँ तक, ठीक है, ये मैक्सिमम तक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी और इस जगह पे जाके इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। और ये ज्यादा दूर है हमारे पास Q1 से, क्यों, क्योंकि Q1 की अगर चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अब इसका जो ग्राफ बनता जा रहा है हमारे पास इस तरह, यहाँ तक हो गया बेटे। उसके बाद आप किसकी फील्ड में आ जाओगे, इसकी फील्ड में आ जाओगे, यानी यहाँ पे तो हमारे पास क्या होगी, कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में फोर्स यहाँ पे 0 है, यहाँ E की वैल्यू 0 होने का मतलब है यहाँ फोर्स 0 हो चुकी है। अब फर्दर किसकी फील्ड में आ जाओगे, फिर इसकी फील्ड में आ जाओगे, इसकी फील्ड में आने का मतलब हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए तो फील्ड लाइन भी क्या होगी, यहाँ से इसके अंदर आनी शुरू होगी यहाँ तक। अब इसकी फील्ड कम थी तो इसका हमारे पास चार्ज कम था तो फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगी, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ कम है, इसका ज्यादा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगी, इनसाइड द सरफेस चले जाना है, फिर 0 फील्ड हो जाएगी, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, फिर ये बाद में क्या होगी, 0। अब मैं पूछूं अगर यहाँ पे फोर्स क्या होगी बेटे, 0 होगी। फोर्स किस पॉइंट पे ज्यादा होगी, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पूछूं क्वेश्चन किस में, यहाँ पे पोटेंशियल किस जगह मिनिमम आ रहा है, पोटेंशियल मिनिमम का मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो स्पीड किस जगह सबसे ज्यादा होगी, इस जगह सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर व्हाट इफ अगर एक पॉजिटिव ले लेते हैं एक नेगेटिव लेते हैं, इस सारे को कॉपी करो, ठीक है। अगर अब बेटे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, नाउ आई कंसीडर दिस इज अ नेगेटिव। नाउ अगर नेगेटिव में हो गया तो इसमें पोटेंशियल भी नेगेटिव साइड पे जाएगा अब, ठीक है। अब नेगेटिव साइड पे जाएगा तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लूंगा जगह जितनी को है, ठीक है। अच्छा, अब बेटे हमारे पास फॉर्मूला तो वही, क्योंकि चार्ज की वैल्यू अगर नेगेटिव में चली गई तो इसका मतलब पोटेंशियल भी किस में जाएगा, नेगेटिव साइड पे जाएगा। अब पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव अगर साइड पे जाएगी तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ से जो पहले ग्राफ बना था वही ग्राफ बनेगा यहाँ तक आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने आए ना किसके, नेगेटिव चार्ज की फील्ड के अंदर। अगर नेगेटिव चार्ज की फील्ड के अंदर आते हैं तो इसका मतलब हमारे पास पोटेंशियल ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ऑल्दो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये हमारे पास ये इंक्रीज कर गया, अंदर की वैल्यू फिर क्या होगी, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट होगी ड्यू टू चार्जेस एट इट्स सरफेस, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ क्या बनेगा, सर कांस्टेंट क्यों होता हैं? अंदर कांस्टेंट, कांस्टेंट बेटा क्यों इसलिए होता है कि चार्जेस आउटर सरफेस पे होते हैं, उनकी पोटेंशियल इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अदर चार्जेस, जिसकी फील्ड में पड़े होते हो
उन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डिफाइन होता है। ठीक है, पोटेंशियल हमेशा दूसरे चार्जेस की वजह से डिफाइन हो रहा होता है। पोटेंशियल इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अदर चार्जेस रिजाइडिंग एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन भी इसलिए करवाया था। अब इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला बेटा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन तो अब एक ही होगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, या पॉजिटिव से नेगेटिव, जो हम पहले भी पढ़ते रहे न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे जीरो नहीं होनी। यहाँ पे जीरो क्यों हुई थी? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस थे यहाँ पे, इसलिए जीरो होगी। सॉरी, लाइक चार्जेस थे। अब ऑपोजिट चार्जर डायरेक्शन एक ही बन रही है। अगर डायरेक्शन एक ही बन रही है तो ग्राफ क्या बनेगा इसका? ये हो चुका मिनिमम। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? दूसरे की फील्ड में चला जाएगा ये। ठीक है, वहां पे वैल्यू फिर अंदर चला गया तो कोर के अंदर वैसे जीरो होता क्योंकि चार्ज ही कोई नहीं होता। ये ग्राफ बनना है इसका। ठीक है, अच्छा। अब जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम आ रही है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, हाँ, जीरो क्यों होते? अंदर चार्ज ही कोई नहीं होता ना बेटे। अंदर तो कोई सरफेस चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है, कोर में कोई चार्ज नहीं है। अगर कोर में कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? जीरो होगी। ये हो, ठीक है ना, ये पहले किया हुआ है। अच्छा, अब जिस पॉइंट के ऊपर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बेटे मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम होगी, या पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेडियस को। यहाँ पे देखो ना, ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो यहाँ पे ये चीज क्या आ रही? रेडियस आ रहा है। ये चीज क्या आ रही? रेडियस आ रहा है। ये चीज क्या आ रही? इसका रेडियस आ रहा है। पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम आ रही है, वो रेडियस आ रही है। क्योंकि पेपर में कहेगा कि हमारे पास ये अगर ग्राफ गिवन है इस तरह पोटेंशियल का, तो कहता है कि इन पे कौन सा चार्ज हो सकता है। एक पे पॉजिटिव है क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव है। अगर ये ग्राफ गिवन है पोटेंशियल, क्या कहता है कौन सा चार्ज है? क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव साइड पे बना है, इसका इस पे पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर कहता है कि रेडियस कितना होगा? इसका कितना रेडियस, इसका कितना रेडियस है? तो इसका रेडियस बेटे हमने यहाँ से देखना है, ये वाली वैल्यू से। इसका रेडियस हमने यहाँ से देखना है। ये डिफर भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी पॉइंट को नोट की फॉर्म में कवर करूं। पॉइंट एट विच, ठीक है, E in न्यूटन पर कूलम, दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, एंड अच्छा पढ़ा, और वोल्ट, voltage in volt is maximum, provide evidence for radius of charged sphere। ठीक है, चार्ज भी यहां से मिलना है हमें, कौन सा चार्ज है, कौन सा चार्ज नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब बेटे नेक्स्ट पे आ गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये पहले हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पहले एएस में होती थी, अब A2 के अंदर है। अब मैं उस पे आने लगा हूँ। पहले यानी जिन बच्चों ने अभी एएस का पेपर दिया तो उन्होंने पढ़ी हुई है, 100% पढ़ी हुई है, वही चीज है सारी की सारी। अब इसको थोड़ा सा तेज करेंगे। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इट इज ऑलवेज बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज सेम, यानी कांस्टेंट सेपरेशन बिटवीन फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म का मतलब है ये। ठीक है, और ये किस में है हमारे पास आ रही होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑलवेज बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, between two parallel plates having opposite charges। ठीक है, अच्छा। अब बेटे हमारे पास बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग ऑपोजिट चार्जेस में, अगर दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज रखा है, दिस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, इट मींस दिस प्लेट पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं सारे के सारे,
और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हैं, चाहे अंदर की तरफ शो कर दो चाहे बाहर की तरफ शो कर दो बेटे। नाउ द सेपरेशन बिटवीन दीज प्लेट्स इज रिप्रेजेंटेड विद डी। अच्छा, अब हमारे पास बाय डेफिनेशन इस चार्ज पे जो चार्ज दे रहे होते हैं +1 क्यूब ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा ना, तो बेटे फोर्स की डायरेक्शन क्या लग रही है? फोर्स की डायरेक्शन ये लग रही है इसके ऊपर। जिस डायरेक्शन में +1 कूलम पे फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो इसकी ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम या वोल्ट्स पर मीटर, यही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की है। अब हमने जो पढ़ा हुआ है कि हमारे पास दिस इज ई जो है वो F/Q है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और दूसरी तरफ हमने ये भी जो चीज पढ़ी है कि V किसके बराबर होता है? दिस इज W/Q। अब मैं फर्दर अगर लिखूं V इज एज सच, W को वी कैन राइट फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ओवर Q। यानी अगर एक चार्ज, इसी चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पे रेस्ट में रखता तो फोर्स लग रही है उसके ऊपर, जिसमें रेस्ट सिस्टम मूव कर जाना था। और कोई चीज रेस्ट सिस्टम उस वक्त मूव करती है जो अनबैलेंस या रिजल्टेंट फोर्स लगती है, ये मूव करके इधर जाना था। कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है? क्या जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहे तो वर्क डन हो रहा है ना? वर्क डन तब होता है पहले जो एनर्जी होती है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है थी तो डेफिनेटली वर्क डन हो रहा था। तो काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे मैंने कहा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव को मैं रेस्ट में रख रहा हूँ, ये खुद ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कोई एनर्जी पहले है थी जिसकी वजह से इसके पास कैपेबिलिटी है वर्क करने की और ट्रांसफर करने की एनर्जी फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा, अब बेटे इसको गौर से अगर देखते हो तो F/Q किसके बराबर है? दिस इज दिस वन। तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर है? E के। तो इंस्टेड ऑफ दिस वन वी कैन राइट B किसके बराबर हो जाएगा? ED। ठीक है। Now if you further make E as subject, this is V/D. What V is? V is the potential difference between parallel plates, and what D is the separation between parallel plates. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। अच्छा, अब रिलेशन between electric field strength and electric potential. बेटा प्रूफ करा सिलेबस में नहीं है, इसका डायरेक्ट हम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन कि आपने ग्रेडियंट लेना है बेटे, हमारे पास ग्राफ का ग्रेडियंट लेने के नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल अगेंस्ट डिस्टेंस ग्राफ। प्रूफ वगैरह बेटा इसके करने की जरूरत नहीं है सिलेबस में, प्रूफ नहीं करना शुरू कर देना कहीं। ठीक है, जो सिलेबस में नहीं चीजों करने की जरूरत कोई नहीं। अच्छा, अब इसको अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ग्राफ हमारे पास बनता क्या है। अच्छा बेटे, अब हमने ग्राफ बनाना है। सपोज इसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, +Q चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे दिस इज डिस्टेंस इन मीटर। अब बेटे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अब मैं पहले किसका ग्राफ बनाने लगा? पोटेंशियल का ग्राफ है, दिस इज वोल्टेज ये। अब इससे पहले हम बना चुके हैं ये सारा, वही चीज बनी। इन साइड मैंने क्या कहा था? मैक्सिमम होता है। अब दोनों तरफ चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, तो अंदर पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम हो गया तो मैक्सिमम शो कर दी मैंने। ये बाहर जाओगे तो डिक्रीज करेगा, बाय इनवर्स रिलेशनशिप ये डिक्रीज कर गया। ये यहाँ पे जाओगे बाय डिक्रीज करेगा, ये ग्राफ हो गया इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब बेटे हमारे पास अब इसी ग्राफ को देख के हमने इसे फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बनाना है। इसको हमारे पास दिस V की वैल्यू जो आ रही है, दिस इज V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। जो फॉर्मूला पड़ा वही है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R हो गया। इसको बेटे हम कह रहे होते हैं ये पोटेंशियल हिल है। ठीक है, पोटेंशियल हिल मींस कि आप हिल के ऊपर हो ना, ये हिल टॉप के ऊपर, तो नीचे आना तो आपने पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। इसको हमेशा से ऐसे ग्राफ को कहते हैं पोटेंशियल हिल। ठीक है,
और जो दूसरा बनना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमारे पास वो हमारे पास वेल बनता है। अब उस ग्राफ को अगर यहीं पे हम बनाएं, यही हो गया, ठीक है। अब पोटेंशियल की जगह यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं। अच्छा, अब बेटे हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्ट्स पर मीटर में लिख लो या न्यूटन पर कूलम में लिख लो, दोनों 100% ठीक है। अच्छा, अब हमने भी ये पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ई किसके बराबर है? डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी या डेल्टा आर विद नेगेटिव साइन। अच्छा, अब मैंने इसका मतलब इस ग्राफ का ग्रेडियंट लेना है और नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बना देना। इस लाइन का अगर ग्रेडियंट लेते हो तो आंसर क्या आ जाएगा? वो आंसर, इस लाइन का ग्रेडियंट नहीं तो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा? दिस इज 0 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अंदर जो ग्राफ बनाऊंगा क्या होगा? 0 हो जाएगी। ये लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाते हैं, टेंजेंट बनाता हूँ तो आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम ग्रेडियंट लेना है ना। मैक्सिमम आ रहा है किस में? आ रहा है नेगेटिव में। जब नेगेटिव में आ रहा है और इस नेगेटिव साइन से जब मल्टीप्लाई, जब इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस साइड पे आ जाएगी? पॉजिटिव साइड पे। तो इसका मतलब ग्राफ यहाँ से क्या था? 0 था, 0 से एकदम मैक्सिमम पे आया, फिर यहाँ पे आस्ता आस्ता क्या होता जा रहा है? वो डिक्रीज करता जा रहा है। तो इसका मतलब अब जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, इसका मतलब ये यहाँ से एक टाइम ग्राफ मैक्सिमम की तरफ जाना है बेटे। ये मैक्सिमम चलो चला गया। अब वो क्या होना? फर्दर डिक्रीज करते जाना बाय फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। तो यहाँ से ग्राफ क्या होगा? यहाँ से ये फर्दर इस तरह जाता रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ई किस पे डिपेंडेंट होगी? 1/r²। ये वैसे भी इनवर्स स्क्वायर ग्राफ बनाओ। सेम इज ट्रू फॉर द अदर साइड। वहां पे बेटे यही चीज बननी है उस वैल्यू तक, और उसके बाद में क्या वो डिक्रीज करेगी बाय फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप लाइक दिस वे। इस चीज को हम कह रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू होता है। तो ये अच्छा, अब पेपर में हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन बेटे ये आता है कि वो कहता है कि व्हाट इज द डिफाइन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब अगर बच्चा कोई नेगेटिव साइन लिखना भूल गया तो पूरा मार्क डिडक्ट कर देना है। अगर किसी बच्चे ने डेल्टा साइन नहीं लिखा फिर भी मार्क डिडक्ट कर देना है। हाँ, कोई बच्चा डी वी ओवर डी एक्स लिख देता तो ये बहुत अच्छा है। मेनली यही होता है, डेल्टा की जगह होता भी यही है, लेकिन हमारे सिलेबस में डेल्टा हमेशा ठीक करता है तो वही है, ठीक है। उसके बाद बेटा ग्राफ गिवन होता है, ग्राफ के ऊपर आपने बेसिकली ये चीज बनानी है। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर पास पेपर देख गो थ्रू करते हो तो क्वेश्चन इस चीज का मिलना है आपको। अच्छा, ये तो बेटे मैंने शो कर दिया अगर चार्ज पॉजिटिव था। और अगर चार्ज, मैंने कहा था चार्ज अगर पॉजिटिव होता है पोटेंशियल भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब अगर चार्ज ही नेगेटिव अगर पेपर में दे देगा तो फिर हमने किस तरह करना है उसको? अब चार्ज ही नेगेटिव में है। अब चार्ज अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब ये ग्राफ तो नहीं बनना फिर, ठीक है। अब चार्ज माइनस क्यू है, फिर ग्राफ क्या होगा? वो इन्वर्ट हो ना, नीचे वाली साइड पे आए ना। ये जो चीज है हमारे पास अभी यहाँ पे चलेगी, ठीक है। दिस इज आर इन मीटर या सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या बनना है अंदर बेटे? क्या होता है? मैक्सिमम चार्ज होता है, ये मैक्सिमम हो गया वही जिसने पहले किया हुआ है, लेकिन नेगेटिव साइड। दिस इज फॉर माइनस क्यू। माइनस क्यू है तो इसका मतलब ये वैल्यू बेटे यहाँ पे नेगेटिव साइड पे आ गई। और बाद में जो है अगेन इट विल डिक्रीज बाय फॉलोइंग इनवर्स रिलेशनशिप। ये यानी v जो है इट इज इक्वल टू -1/4πε0 q ओवर r। तो v इज डिपेंडिंग डायरेक्टली -1/r। और यहाँ पे हमारे पास क्या -1/r गया। अब दूसरा ग्राफ बनाना है तो ऊपर वाले ग्राफ का क्या करना पड़ना है? हमने ग्रेडियंट लेना पड़ना है, नेगेटिव ग्रेडियंट। अगर नेगेटिव ग्रेडियंट लेते हैं तो हमारे पास ये बनेगा क्या? अब क्योंकि चार्ज ही नेगेटिव हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी फॉर्मूला देखो क्या होता है हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4πε q ओवर r² होता है। तो q की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगी तो ये भी नेगेटिव साइड पे जानी है फिर। दिस इज r इन मीटर, दिस इज आल्सो r, ठीक है। अब बेटे इसका अगर ग्राफ बनाते हो, इस लाइन के ग्राफ है तो ग्रेडियंट क्या हो गया? 0। तो 0 ग्रेडियंट हो गई, ये चीज हो गई। अब इस पॉइंट का ग्रेडियंट बनाते हो बेटे, आंसर किस में आ रहा है? पॉजिटिव के अंदर आ रहा है ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे -2 होगा, यहाँ क्या होगा? -8।
तो माइनस फाइनल से इनिशियल को माइनस करोगे तो बेटा आंसर क्या -2 माइनस -8 करोगे तो प्लस में आ जाएगा। लेकिन जब इस साइन से मल्टीप्लाई होगा ई जो है हमारे पास दिस इज माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो वैल्यू किस में आनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव साइड पे आएगी। तो पहले मैक्सिमम है, बाद में वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। इसका मतलब पहले मैक्सिमम स्कोर ये शो कर दी, बाद में डिक्रीज करती जा रही है बाय फॉलोइंग इनवर्स रिलेशनशिप। और इनवर्स के रिलेशनशिप, इनवर्स स्क्वायर को याद रखना बेटा, एक इनवर्स है कि इनवर्स स्क्वायर है। इसकी इनवर्स स्क्वायर में फर्क क्या होता है कि पहले बड़ी जल्दी से चेंज आ रही होती है, बाद में चेंज है डिक्रीमेंट आनी शुरू होती है। ठीक है, बड़ी तेजी से चेंज है। इसकी चेंज थ्रू आउट क्या यूनिफॉर्म है, इसका हर जगह कांस्टेंट वैल्यू आएगी प्रोडक्ट लोगे जब इसकी हमारे पास कांस्टेंट नहीं आ रही होगी। ठीक हो गया बेटा, ये है तो सिलेबस में, सॉरी। अच्छा, इसके बाद ये आ गया, हम पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, अब हम उसके लिए हमारे पास ये कंसीडर किए थे पॉजिटिव या नेगेटिव। हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला ये बन गया था, इज इक्वल डेल्टा वी ओवर डेल्टा वी ओवर डी। अब वी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा तो इसको अगर हम डेल्टा साइन से भी लिख देते हैं तो ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। E इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, डी की वैल्यू भी वेरी कर सकती है ना, कम ज्यादा। तो बेटा यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा मैं, नहीं आना है, क्योंकि दैट इज ओनली वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। वो हमारे पास स्फीयर के केस में अप्लाई होगी, पर स्फीयर ही पढ़ाया, दूसरी चीजों में अप्लाई नहीं। या प्लेट है या स्फीयर है, इसके अलावा है ही कोई नहीं। ठीक है, या प्लेट है बेटा या स्फीयर है। तो ये हमारे पास इज इक्वल डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं कि फोर्स क्या होगी। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास एक चीज हमने ये पढ़ ली कि बेटे ई किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एफ ओवर, ई इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू के बराबर है। दूसरी हमने ये पढ़ी ई किसके बराबर है, दिस इज वी ओवर डी के बराबर है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हो हमारे पास, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, इट मींस दिस इज 1, दिस इज 2, so we can say from 1 and 2 f over q किसके बराबर होगा, दिस इज v over d। और इफ यू मेक f एज सब्जेक्ट किसके बराबर होगा, v q over d। v q w भी होता है हमारे पास इक्वल, ये फॉर्मूला हो गया बेटा इसका। अब फोर्स की डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो फील्ड लाइन की होती है, सॉरी गलत बोल दिया। नोट की फॉर्म में फोर्स जो होती है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू फील्ड लाइन होती है। ठीक है, फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर हमारे पास Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी अलोंग फील्ड लाइंस होगी, यानी डायरेक्शन, और अगर Q की वैल्यू बेटे नेगेटिव होगी तो अगेंस्ट फील्ड लाइन होगी। बात समझे ना, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल होती है न्यूटन पर कूलम के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास इस पे जो फोर्स लग रही होगी वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। और यही अगर इस पे चार्ज बेटे पॉजिटिव की जगह हम नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, अब नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब क्या होगी, इससे ऑपोजिट होगी। फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन क्या बन रही है, ये वाली। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद आते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज हम किसको कहते हैं, चार्ज टू मास रेशियो को। स्पेसिफिक चार्ज में स्पेक्ट्रोमेट्री में आपने किया था केमिस्ट्री, चार्ज को अगर इस चीज के मास से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक चार्ज आ जाते हैं। अब स्पेसिफिक चार्ज के लिए बेटे हम करते क्या हैं कि हमारे पास सपोज ये अगर एक दो पैरेलल प्लेट्स कंसीडर की हैं, इट इज कनेक्टेड टू वन पोटेंशियल और सेकंड का सपोज अर्थ से आगे कनेक्ट कर दिया हमने ये। अब बेटे हमारे पास चार्ज पे डिपेंडेंट है कि हमारे पास चार्ज है कौन सा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं लेट सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास अगर यहाँ पे फील्ड के दरमियान अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता
नेगेटिव प्लेट होती तो ये इस पे चार्ज कौन सा होना था, पॉजिटिव। क्यों हम ये पॉजिटिव कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखो ऊपर वाली प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल आया तो नीचे वाले हमारे पास जीरो पे है, जीरो इज एट हाई पोटेंशियल देन नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड क्या बननी, वो अपवर्ड बननी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वोल्ट्स पर मीटर में, दिस इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा बेटे अब दूसरी चीज, अगर ऊपर वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव होता है या नेगेटिव चार्ज है, तो बाय इंडक्शन प्रोसेस जो लोअर प्लेट होगी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, वो अर्थ में चले गए। अगर इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले गए नीचे वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा इंडक्शन प्रोसेस से। अच्छा अगर अब मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रखना है, तो हमारे पास इसका मतलब रेस्ट में अगर इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, फोर्सेस को आइडेंटिफाई करें तो इसका मास जो है एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट मस्ट बी बैलेंस बाय अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। और यही चीज अगर हमारे पास अगर रिप्रेजेंट कर दूं, अगर इस प्लेट पे इंस्टेड ऑफ नेगेटिव चार्ज वी आर हैविंग नाउ पॉजिटिव चार्ज, अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, अपर प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऊपर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लोअर साइड पे आ जाएगा इंडक्शन प्रोसेस से। अब नेगेटिव चार्ज जो ये वाला वो तो इसकी फील्ड के अंदर है, these protons are free, they need electron to come to their stable state and they are further connected by this conducting part to earth, तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आके उनको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे पॉजिटिव चार्ज को। तो इसका मतलब अगर इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज शो किया होता है तो लोअर प्लेट पे बेटे नेगेटिव चार्ज आना होता है बाय द सेम अमाउंट। अब इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर देखते हो, दिस इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या हाई टू लो पोटेंशियल, दिस इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज है, इस पे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करें कौन कौन सी लग रही हैं, तो वेट जो है दिस इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। अपवर्ड फोर्स कौन सी लग रही है, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही है, ठीक है। अच्छा अब इसकी एक्सप्रेशन क्या बनती है बेटे हमें, ठीक है, एक्सप्रेशन ये बनती है क्योंकि अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, ये चीज एक्सेशन जो हो जाएगी हमारे पास जीरो हो जाएगी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। बेटे एफ ई जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज इक्वल टू वेट के बराबर है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा ई क्यू, ये किसके बराबर हो गया, एम जी के। मैंने क्या निकालना है, चार्ज टू मास रेशियो, क्यू ओवर एम। क्यू और एम को अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट बना दूं तो किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज जी ओवर ई। जी क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो जो रेशियो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। रेशियो ऑफ चार्ज टू मास रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा लेकिन हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर यूनिफॉर्म फील्ड जो कि वी ओवर डी के बराबर है। अच्छा अब इसकी जगह इसका मतलब ये मैं वैल्यू अगर यहाँ पुट करूँ तो मेरी क्यू बाई एम किसके बराबर हो जाएगा, जी ओवर वी ओवर डी, ठीक है। तो क्यू ओवर एम किसके बराबर हो जाएगा, जी डी ओवर वी के, ठीक हो गया। अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट आ गया बेटा स्पीड ऑफ अ चार्ज पार्टिकल in a uniform E field। अच्छा अब अगर कहने का मतलब ये हमारे पास एक प्लेट होगी, दिस इज अ सेकंड प्लेट, लेट वन प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल प्लस हो गया, सेकंड इज कनेक्टेड टू अर्थ, सो पोटेंशियल इज जीरो but it possess negative charge by means of induction. If an object is connected to earth, is always potential is zero, but it may be charged by bringing an opposite charge object near it, ठीक है। अब इफ आई प्लेस बेटे यहाँ पे कोई भी मैं चार्ज पार्टिकल है विच इज इनिशियली इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इसकी यू की वैल्यू जीरो है, ठीक है, चार्ज पोज प्लस है, और या हमारे पास ये एक मैंने एक कंसिडर कर लिया, एक और चार्ज पार्टिकल ले लेते हैं हमारे पास, लेट के दिस इज अनदर चार्ज पार्टिकल, ये भी हमने रेस्ट में ही रखा है बेटे, लेकिन चार्ज इसमें नेगेटिव है। नाउ इस पे फोर्स लग रही है, किस डायरेक्शन में लगेगी बेटा, वो तो इस डायरेक्शन में लगेगी इलेक्ट्रिक फोर्स,
ठीक है, और इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो ये वाली होगी। ठीक है, दोनों पे फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि प्लेट्स पे जो चार्ज है वही इस पे होना है। अच्छा, अब बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर देखते हो, ये रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो they should keep their state of rest if no external resultant force acts on it by Newton law। और अगर ये रेस्ट से मूव करके बेटा इधर मूव कर देता है, ये इधर मूव करता है, तो कोई एनर्जी मूव करता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ गई है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म, इसका मतलब इसके अंदर ऑलरेडी कोई एनर्जी स्टोर्ड है जिससे ये वर्क करता है, और काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो स्टोर्ड एनर्जी चेंज होती है, एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, दिस इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वी क्यू। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 2 v/m अंडर रूट। ठीक है, अच्छा इतनी चीज तो क्लियर होगी ना। तो बेटे ओह, v का स्क्वायर रखा पे, अब v का हमारे पास किसके बराबर होगा, दिस इज होती 2 v/m विद स्क्वायर रूट नोटेशन। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन हरकत कर लें। अच्छा, अब हमारे पास हमने वो जिस तरह वेलोसिटी देखनी है, तो v किसके बराबर होता है, 2v/m। इलेक्ट्रॉन की बात की, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास हमें गिवन होता है, तो वोल्टेज 20 वोल्ट हो गया, चार्ज हमें इलेक्ट्रॉन का गिवन होता है डेटा पेज पे 1.60 टाइम्स द -19, मास की वैल्यू बेटा होती है 9.11 टाइम्स 10 टू द -31। इसको करोगे फर्दर वेलोसिटी आ जाएगी मीटर पर सेकंड।